पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि आखिरकार हुओ युहाओ की प्यूरिफिकेशन पावर ने मां शाओताओ की स्पिरिचुअल सी से आखिरी बची हुई ईविल की भी निकाल दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली फिर से उसके हाथ पर रख दी। इसके बाद उसने अल्टीमेट आइस सोल पावर उसके शरीर में प्रवाहित की। ठंडी बर्फ जैसी शक्ति के झटके से मां शाओताओ हल्के से कांपी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। अब आगे देखेंगे। मां शाओताओ ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो वह थोड़ी खोई सी दिखी, लेकिन सामने हुओ युहाओ को देखते ही उसकी आत्मा जैसे वापस लौट आई। मां शाओताओ के चेहरे पर खुशी छलक उठी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुरंत ही उसे अपने शरीर में दौड़ती हुई हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस सोल पावर महसूस हुई और उसने तुरंत अपने सोल पावर को उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सहयोग करना शुरू किया, सब कुछ और भी आसान हो गया। हुओ युहाओ के शक्तिशाली यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स की स्पिरिचुअल पावर बेहद प्रभावशाली थी और उसकी भयंकर सोल पावर ने तेजी से उसके शरीर में मौजूद ईविल च्यूई को साफ कर दिया। मां शाओताओ की सोल पावर का बड़ा हिस्सा भी शुद्ध हो गया। उसकी सोल पावर का अभी भी बहुत सा हिस्सा ईविल की से भरा पड़ा था, और अगर पूरी तरह शुद्ध न किया जाता तो वह उसे आगे भी प्रभावित करता रहता। हो युहाओ ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ पीछे खींच लिए। मां शाओताओ ने भी गहरी सांस ली। उसका शरीर बहुत हल्का और आरामदायक महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। उसकी शक्ति बहुत गिर चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी अल्टीमेट फायर खो दी थी, बल्कि लगभग 1/3 सोल पावर भी। हालांकि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे पता था कि उसके मार्शल सोल में अभी भी समस्या है, और अगर उसने अपनी कल्टीवेशन वापस बढ़ाई तो ईविल ची फिर से लौट सकता है। जड़ समस्या अभी भी मौजूद थी, लेकिन कम से कम उसकी मानसिक स्थिति वापस सामान्य हो गई थी। उसी समय हुओ युहाओ के हाथ में हल्की चमक उभरी और एक जेड बॉक्स उसकी हथेली में दिखाई दिया। डिब्बा खुला और उसके अंदर सुनहरा लाल शहद जैसा एक पेस्ट दिखाई दिया। उसमें से उठती हल्की खुशबू में घना और शुद्ध फायर एलिमेंट मिला हुआ था, जिसने तुरंत मां शाओताओ का ध्यान खींच लिया। हो युहाओ उसके पास आया और उस बॉक्स में रखे ब्लेजिंग रबर को थोड़ा थोड़ा करके मां शाओताओ को खिलाने लगा। मां शाओताओ ने शुरुआत से अंत तक कुछ नहीं कहा और न ही उसने इनकार किया। वह ब्लेजिंग रबर को एक एक कर निगलती गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं माफी चाहता हूं सिस्टर। मैं बहुत देर कर चुका था और इस वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। आज के बाद तुम एक सच्ची अल्टीमेट फायर सोल मास्टर बन जाओगी। अब तुम्हें ईविल क्यूई की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। इसे ब्लेजिंग रबर कहते हैं। यह एक फायर टाइप इमॉर्टल हर्ब का एसेंस है और इसे बनने में कम से कम 10,000 साल लगते हैं। मां शाओताओ ने अपने पेट में ब्लेजिंग रबर की गर्मी महसूस की और उसके शरीर के अंदर फायर एलिमेंट्स तेजी से उठने लगे। जो कमजोरी वह महसूस कर रही थी, उसकी जगह अब एक तेजी से बढ़ती गर्म ऊर्जा ले रही थी। उसके पूरे शरीर पर सुंदर गुलाबी लाल चमक फैलने लगी और फायर एलिमेंट्स लगातार उभरने और फैलने लगे। अब हुओ युहाओ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि इस समय उसकी अल्टीमेट आइस उसके लिए उल्टा असर करती। अब यह सब इस बात पर निर्भर था कि मां शाओताओ अपना कल्टीवेशन प्रोसेस कैसे पूरा करती है और कैसी नई शक्ति लेकर बाहर आती है। हुओ युहाओ को ब्लेजिंग रबर की शक्ति पर जरा भी शक नहीं था। उसने इसे पाने के लिए ब्लेजिंग डेलिकेट एप्रिकॉट की पूरी शक्ति लगभग निचोड़ ली थी। 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट का यह एसेंस मां शाओताओ के मार्शल सोल को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। मां शाओताओ जल्दी ही मेडिटेशन में चली गई और तब जाकर हुओ युहाओ ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार अपनी एल्डर सिस्टर को ठीक करने में सफल हुआ था, जो उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक थी। हुओ युहाओ वहीं से जाने के बजाय उसके सामने बैठ गया और अपनी सोल पावर के जरिए खुद को रिकवर करने लगा, साथ ही उसकी रक्षा भी करता रहा। मां शाओताओ ने ब्लेजिंग रबर को उससे भी तेज एब्जॉर्ब किया जितना उसने सोचा था। सिर्फ 2 घंटे में ही उसकी ऑरा में बड़ा बदलाव आने लगा। उसके आसपास का तापमान लगातार बढ़ने लगा और उसके पैरों के नीचे की जमीन गहरे लाल रंग की होने लगी। उसके शरीर से निकली सुनहरी लाल रोशनी करीब 20 मीटर तक फैल गई और उसकी सांसों के साथ धड़कती रही। उस जलती हुई ऑरा से बचने के लिए हुओ युहाओ को और दूर जाना पड़ा। एक तेज फीनिक्स की आवाज आसमान में गूंजी और मां शाओतो की पीठ के पीछे सुनहरी लाल फीनिक्स विंग्स फैल गए। हाँ, उसके विंग्स अब गोल्डन रेड थे, डार्क रेड नहीं। उसकी फायरी ऑनरा सीधे आसमान में उठ गई। मां शाओतो ने अपने विंग्स जोर से फड़फड़ाए और आसमान में ऊपर उठ गई। ऐसा लग रहा था
जैसे आसमान में एक और सुनहरी लाल सूरज उग आया हो, जिसकी रोशनी धरती पर फैलते ही अनगिनत अनडेड क्रीचर्स दर्द से चिल्लाने लगे। डूलो कॉन्टिनेंट में सनलाइट जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन इस स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में इतनी तीव्र रोशनी सिर्फ मौत और विनाश का संकेत थी। ज्यादातर अनडेड क्रीचर्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और इस प्रलयंकारी शक्ति के गुजरने का इंतजार करने लगे। खुशकिस्मती से ये सब अस्थायी था। धीरे धीरे आसमान में फैली गोल्डन रेड रोशनी कम होने लगी। मां शाओताओ के फायरी रेड बाल अपने रंग में लौट आए। हर लट ऐसे चमक रही थी जैसे लाल जवाहरात की कड़ियां हों। मां शाओताओ का खूबसूरत शरीर धीरे से नीचे उतरकर हुओ युहाओ के सामने आ खड़ा हुआ। हुओ युहाओ पहले ही खड़ा हो चुका था और उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। वेलकम बैक सिस्टर, हुओ युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मां शाओताओ ने बाहें फैलाकर उसे जोर से गले लगा लिया। वह एक सुंदर और भारी शरीर वाली लड़की थी और उसका आलिंगन इतना मजबूत था कि हुओ युहाओ को थोड़ा घुटन सा महसूस हुआ, थोड़ा अटपटा भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी। मां शाओताओ ने उसके गाल पर एक जोरदार किस किया और ऊपर देखकर बोली, थैंक यू लिटिल ब्रदर। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ही देर से आया। अगर मैं तुम्हें पहले ढूंढ लेता तो तुम्हें इतना नहीं सहना पड़ता। मां शाओतो का चेहरा कठोर हो गया। होली गॉस्ट चर्च ने मुझसे जो छीना है वह मैं एक दिन वापस लूंगी। यह जगह कहां है? यहां इतने सारे अनडेड क्रीचर्स क्यों हैं? पहले मुझे इन सबको खत्म करने दो। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसका दिमाग वापस आ चुका था और उसकी पुरानी फायरी टेम्पर भी। हुओ युहाओ ने जल्दी से उसे रोक लिया और अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन की पूरी कहानी उसे समझाई। तब जाकर मां शाओताओ शांत हुई। चलो बाहर चलते हैं सिस्टर। एकेडमी में सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे और कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे संभालना है। काली स्पेक्ट्रल गेट फिर से खुली और हुओ युहाओ मां शाओताओ को लेकर सी गॉड्स पवेलियन वापस लौट आया। सी गॉड्स पवेलियन अब भी हल्की गोल्डन रोशनी से जगमगा रहा था और ऊंचा गोल्डन ट्री वहीं खड़ा था। मां शाओताओ के लिए सब कुछ वैसा ही था जैसा वह याद करती थी। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं वापस आ गई हूं। मैं आखिर वापस आ गई हूं। मैं अपने घर वापस आ गई हूं। मां शाओताओ जोर जोर से रोने लगी। उस पल वह किसी शक्तिशाली टाइटल्ड डुलवो जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी भटकी हुई लड़की जैसी जो कई साल बाद घर लौटी हो। लगभग 10 साल बीत चुके थे जब उसे कैद किया गया था। वे 10 साल जैसे एक भयानक सपना थे। शुरुआत से लेकर अंत तक वह ईविल की और हत्या की भावना में डूबी हुई थी और उसका अपना मन उस पर नियंत्रण में नहीं था। एक समय हुओ युहाओ ने उसे छुड़ाया भी था और उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाई। आखिरकार वह फिर उसी डरावने चक्र में फंस गई। अब उसका मार्शल सोल पूरी तरह बदल चुका था और वह सच में अल्टीमेट फायर की सोल मास्टर बन चुकी थी। अब कोई ईविल च्यूई उसे परेशान नहीं कर सकता था। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फिर से जन्मी हो। वो युहाओ उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसे शांत कराने की कोशिश नहीं की। इतने सालों में ईविल की ने उसके मन पर बहुत गहरा असर किया था और उसकी भावनाएं बुरी तरह दब गई थीं। मां शाओताओ पूरे 15 मिनट रोती रही। उसी समय कोई और भी आंसू पोंछ रहा था, लेकिन वह हुओ युहाओ नहीं था। वह शेख अकादमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान शाओजे थे, जो सी गॉड्स पवेलियन के सामने खड़े थे। जब मां शाओताओ आखिर थककर शांत हुई और उसने सिर उठाया, तो यान शाओजे को देखकर वह चौंकते हुए चिल्लाई, टीचर! मां शाओताओ तेजी से दौड़कर यान शाओजे की बाहों में जा गिरी और फिर से रोने लगी। यान शाओजे ने उसे बचपन से पाला था। दोनों के बीच शिक्षक और शिष्या का बेहद गहरा रिश्ता था। क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, वह उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। इतने सालों तक उन्होंने उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ी, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी थी और उसे होली गोस्ट चर्च ने अगवा किया था। उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब मां शाओताओ लौट आई थी और उसका मन भी ठीक था। ऐसे में यन शाओजे कैसे अपनी खुशी और भावनाओं को रोक पाते? मां शाओताओ की तेज आवाज ने सी गॉड्स पेविलियन के एल्डर्स का ध्यान खींचा और एक एक करके सभी बाहर निकल आए। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। मां शाओताओ के लौटने का मतलब था कि एकेडमी की शक्ति में एक और मजबूत लड़ाकू वापस जुड़ गया था। वे उसकी ताकत हुओ युहाओ के साथ उसकी लड़ाई में देख चुके थे। भले ही वह अब उससे कमजोर थी, लेकिन कुल प्रतिभा की बात करें तो वह जंग लेक्सुआन से भी आगे थी। मां शाओताओ लगभग एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ थी।
वह इनर कोर्टयार्ड की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थी और उसका लौट आना एकेडमी के लिए एक सौभाग्य था। जब सब खुशी मना रहे थे, हुओ युहाओ चुपचाप सी गॉड्स पवेलियन में घुस गया और तांग वूतोंग के कमरे में जाकर उसके पास बैठ गया। मैं थोड़ी देर वूतोंग के साथ अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है, शाओ शाओ, उसने धीरे से पूछा। शाओ शाओ ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई जब उसने बिस्तर पर लेटी टंग वूतोंग के बेहद फीके चेहरे को देखा। उसने उसके गुलाबी नीले बालों को धीरे धीरे सहलाया और उसके नरम गाल पर हल्का सा किस किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है। सनमून एम्पायर की आर्मी पीछे हट चुकी है और सिस्टर शाओताओ भी वापस आ गई है। मेरी दो सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और भी कुछ काम बाकी हैं, लेकिन तुम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हम अभी घर चलेंगे, तुम्हारे घर। चाहे वो दोनों सेक्ट लीडर्स मेरे साथ कुछ भी करें, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं जहां तुम जाओगी वहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे लाश बनना पड़े। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने एक कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और उसे कमरे में एक मेज पर रख दिया। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके सामने एक स्पेक्ट्रल गेट चुपचाप खुल गया। यह पहली बार था जब हुओ युहाओ ने सी गॉड्स पवेलियन के अंदर स्पेक्ट्रल डोर का इस्तेमाल किया। वह वाकई किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। शायद यूं चुपचाप चले जाना ही सबसे अच्छा तरीका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह वापस आ पाएगा या नहीं। उसने टैंग वुतोंग को बिस्तर समेत स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में भेज दिया और फिर चुपचाप सीए गोड्स पैवेलियन से निकल गया। उसे एकेडमी के एक कोने में आइस बियर किंग आराम करता मिला, जिसे उसने टेंग वुतुंग की सुरक्षा के लिए डेमीप्लेन में भेज दिया। इसके बाद वह एकेडमी से बाहर निकल गया। जब शाओ शाओ टेंग वुतुंग के कमरे में पहुंची, उसे वहां सिर्फ एक सफेद कागज मिला। कुछ ही देर में वह कागज एल्डर श्वान के सामने था। एल्डर श्वान, एल्डेस्ट सीनियर, एल्डर्स और टीममेट्स, मैं वुटोंग को लेकर जा रहा हूं। वुटोंग की हालत बहुत खराब है। हम में से कोई नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। मैं उसे एक फिजिशियन के पास ले जा रहा हूं। चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उसे ठीक करना ही होगा। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह ठीक नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया का सामना कैसे करूंगा। सब लोग अपना ख्याल रखना। युहाओ, उसके शब्द बहुत शांत थे, लेकिन हर कोई उनमें छुपी भारी थकावट महसूस कर सकता था। वे हुओ युहाओ की थकान को महसूस कर पा रहे थे। हाँ, पिछले कई सालों में उसने अपने कंधों पर बहुत कुछ उठाया था। टांग वुतोंग उसके साथ थी, तो कम से कम उसका मन संभल जाता था। अब जब वह गंभीर रूप से घायल थी, हुओ युहाओ ने जाने का फैसला किया। सच कहें तो वह भागा नहीं था, वह टांग वुतोंग के इलाज के लिए गया था। उसकी रिकवरी ही यह तय करेगी कि युहाओ का दिल फिर से सामान्य हो पाएगा या नहीं। यह बच्चा वाकई बहुत दुख झेल रहा है। उसके दिल पर बहुत ज्यादा बोझ है। उम्मीद है कि वुतोंग ठीक हो जाएगी। एल्डर श्वान ने भारी सांस लेते हुए आंखें बंद कीं। युहाओ ने एकेडमी के लिए बहुत कुछ किया है। इस समय कौन उसे दोष दे सकता है? वे सिर्फ उसके लिए शुभकामनाएं दे सकते थे। मां स्याओताओ चुपचाप एल्डर श्वान के पास खड़ी थी। उसने भी वह चिट्ठी देखी थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। जाओ छोटे भाई, जो करना है करो। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। एल्डर श्वान, युहाओ के जाने के बाद मैं सी गॉड्स पवेलियन में उसकी जिम्मेदारी संभालना चाहती हूं, मां श्याओताओ ने कहा। किसी ने यह नहीं सोचा कि मां श्याओताओ सत्ता हथियाना चाहती है। पूरे महाद्वीप में उथल पुथल के समय शक्ति का मतलब जिम्मेदारी भी होता है। एल्डर श्वान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। मां श्याओताओ ने शाओ शाओ की ओर देखा और पूछा, तुम भी टैंग सेक्ट का हिस्सा हो। मुझे बताओ, मेरे दूर रहने के दौरान युहाओ के साथ क्या हुआ? श्रेक सिटी छोड़ने के बाद हुओ युहाओ ने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। कई सालों बाद उसने ऐसा एहसास महसूस किया था। शायद राहत ही उसके इस एहसास को सबसे सही तरीके से बयान करती है। सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी छोड़ देना ही खुशी समझने की शुरुआत होती है। क्या हुओ युहाओ खुश था? उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन उसे यह पता था कि वह हल्का महसूस कर रहा है। आखिरकार वह सब कुछ समय के लिए पीछे छोड़ रहा था। वह बस टंग वुतोंग की रक्षा करना चाहता था। अगर वह कोमा में न होती तो शायद वह ऐसा फैसला नहीं करता। उसके दिल में अभी भी बहुत से काम थे, लेकिन इस समय वे सब बेकार थे। टंग वुतोंग से ज्यादा जरूरी क्या था? आसमान में रोशनी चमक रही थी, बादल उसके ऊपर से गुजर रहे थे। कब वह इतनी तेज गति से उड़ने लगा, उसे खुद पता नहीं चला।
उसका यिन यंग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स इस राहत भरी स्थिति में पहले से भी ज्यादा तालमेल में थे। उनमें अब कोई विरोध नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। उसके शरीर में भंवर जैसी सोल पावर बन रही थी, उमड़ रही थी और फिर तेजी से गायब हो रही थी। यह कमी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। श्रेक एकेडमी से क्लियर स्काई सेक्ट तक का रास्ता बहुत लंबा नहीं था। क्लियर स्काई सेक्ट हेवनली सोल एम्पायर में था। सही बात तो यह थी कि अब वह सन मून एम्पायर का हिस्सा था। हुओ यूहाओ इतनी तेजी से उड़ रहा था कि एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई भी सोल टूल जो उसकी सेंसिंग रेंज में आता, उससे बच नहीं पाता। उसे कोई एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही थी। उस क्लास 9 सोल इंजीनियर को मारने के बाद उसे टैंक सेक्ट की हिडन वेपन्स की नई समझ मिली थी। यह वास्तव में बेसिक्स पर लौटने जैसा था, एक जादुई एहसास। इसी कारण वह मामूली धातु के टुकड़े से भी हजारों मीटर दूर स्थित एरियल सर्वेलेंस टूल के कोर फॉर्मेशन को नष्ट कर सकता था और फिर पूरा सोल टूल खत्म कर सकता था। यह एहसास बहुत रोमांचक था। अभी वह इसी एक्साइटमेंट की तलाश में था। इसी वजह से उसके रास्ते में आने वाले अधिकांश एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स बदकिस्मत साबित हुए। वे नष्ट हो गए। सन मून एम्पायर आर्मी जू जी चुपचाप कमांडर टेंट में बैठी थी। उसकी सिन मेमोरेंडम अभी अभी सन मून एम्पायर के रेडियंट सिटी भेजी गई थी। इस बार वह हार गई थी और बहुत बुरी तरह हार गई थी। जैसे ही सेना पीछे हटी, इंपीरियल ड्रैगन और ईविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन्स के बचे हुए सदस्य वापस लौटे। लौटते ही ईविल टायरेंट लीजन के कमांडर ने ईविल सोल मास्टर्स से भिड़ना शुरू कर दिया। दोनों लीजन्स में 300 से भी कम सोल इंजीनियर्स बचे थे, लेकिन उनका गुस्सा पहले जैसा ही था। बेस में कदम रखते ही वे सीधे उन कमरों में चले गए जहां ईविल सोल मास्टर्स ठहरे थे। इस समय ईविल सोल मास्टर्स का कोई नेता नहीं था। जोंग लिवू गायब था और बाकी ईविल ट्रांसेंडेंट दुलवो या तो मारे गए थे या घायल थे। उनकी शक्ति गिर चुकी थी। एक बड़ा और हिंसक टकराव होने वाला था। जब बाकी सोल इंजीनियर लीजेंस को इसकी खबर लगी, वे दोनों पक्षों को शांत करने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि होली गोस्ट चर्च ने इंपीरियल ड्रैगन और ईविल टायरेंट लीजेंस पर घात लगाकर हमला किया था, वे भी क्रोधित हो गए। यह पहला मौका नहीं था जब वे ईविल सोल मास्टर्स से परेशान थे। इस बार तो पूरा बेस अराजकता में डूब गया। जूजी भी इस स्थिति को नहीं संभाल पा रही थी। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि होली गोस्ट चर्च के लगभग सभी ईविल टाइटल्ड दुलुओ भाग गए, लेकिन उनके कमजोर सदस्य गुस्से में भरे सोल इंजीनियर्स द्वारा मार दिए गए। यह मामला बहुत बड़ा बन गया। होली गोस्ट चर्च क्या था? सन मून एम्पायर की राष्ट्रीय चर्च। चाहे वह ईविल सोल मास्टर सेक्ट ही क्यों न हो, फिर भी वह एम्पायर की प्रोटेक्टर चर्च थी। कई सोल इंजीनियर लीजन कमांडर्स जूजी के सामने घुटनों पर बैठकर सजा की मांग करने लगे। लेकिन इस समय क्या सच में उन्हें दंड देना संभव था? यही लीजेंस जूजी के समर्थक थे। इसलिए जूजी ने सेना को हेवनली सोल एम्पायर की पुरानी सीमा के बाहर रोका और एम्परर के लिए सिन मेमोरेंडम भेजी। यही एक तरीका था जिससे मामला नियंत्रण में रह सकता था, वरना सेना में विद्रोह हो सकता था। यूहाओ, तुम वाकई बहुत खतरनाक हो। तुम हमेशा खुद को नरम दिल बताते हो। क्या इस बार तुमने अपनी सख्ती नहीं दिखाई? किसने 2 लीजेंस पर हमला किया? कोई नहीं जानता था, लेकिन जूजी को कैसे पता नहीं चलता? हुओ यूहाओ के पास आइस टाइप एबिलिटीज और स्पेक्टर्स समन करने की क्षमता थी, और वह खुद जूजी से सुन चुका था कि सन मून एम्पायर डाउलिंग एम्पायर पर हमला करने वाला था। यूहाओ, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं असैसिनेशन करने वाली हूं। भले ही तुम थोड़े देर से पहुंचे, तुम्हारी शांति और इस रणनीति ने मेरी सेना के अंदर अराजकता फैला दी। हां, इस बार तुम्हारी जीत हुई है। सन मून एम्पायर में अंदरूनी उथल पुथल है, मनोबल भी गिरा हुआ है। अब हम हमला नहीं कर सकते। इतना अच्छा मौका खराब हो गया। ऊपर से डाउलिंग एम्पायर से खबर आई कि इंपीरियल फैमिली का एक सदस्य जिंदा है। उसने डाउलिंग सिटी की समस्याएं ठीक कर दी। वहां हालात उतने बुरे नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। जूजी को विश्वास नहीं था कि इन सबका संबंध हुओ यूहाओ से नहीं था। यूहाओ, यह यूहाओ, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। क्या तुम आखिरकार युद्ध में परिपक्व हो गए? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा मेरा ओपोनेंट होना भाग्य है या बदकिस्मती। यूं तो तुमने बहुत परेशानी दी है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों हूं? क्या इसलिए कि मैंने अपने आदमी को परिपक्व होते देखा? असली बात तो यह है कि मैं चाहती हूं कि तुम भविष्य में पूरे महाद्वीप के रूलर बनो, और ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारा बच्चा तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। यही परफेक्ट एंडिंग है
जिसकी मैं उम्मीद करती हूं। हालांकि मुझे पता है कि यह लगभग असंभव है। जूजी ने उन सभी कमांडर्स को कैद करा दिया जो होली गॉस्ट चर्च पर हमला करने में शामिल थे। उसे ऐसा करना जरूरी था। साथ ही उसने उन्हें समझाया कि वह सेना की नेता है। कोई भी गलती पहले उसी पर आएगी। अगर एम्परर ने सजा दी तो वह सब कुछ झेलने को तैयार है। मार्शल, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। गलती हमारी है। आप एम्पायर की ताकत हैं। आपके बिना हम हेवनली सोल एम्पायर को खत्म नहीं कर पाते और पूरे महाद्वीप को नहीं हिला पाते। हम आपको कोई सजा कैसे मिलने दें? एक क्लास 9 सोल इंजीनियर ने भावुक होकर कहा। किसने सोचा था कि वॉर गॉड एम्प्रेस खुद सारी जिम्मेदारी लेगी? वह एम्प्रेस थी, सेना की मार्शल थी। वह सारी गलती सेना की आंतरिक समस्या पर डाल सकती थी। मार्शल पर भी सवाल उठ सकता था, लेकिन उस अराजकता के कारण वह खुद को निर्दोष साबित कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसकी वजह से सोल इंजीनियर कमांडर्स और वर्शिप्ड उसे बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगे। एक ऐसा मार्शल जो पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, ऐसा नेता हर सैनिक चाहता है। जू जी हल्के से सिर हिलाते हुए बोली कि इस मामले की जिम्मेदारी उसे ही लेनी चाहिए, क्योंकि डॉलिंग एम्पायर पर हमला करने का आदेश सोल इंजीनियर लेगियंस को उसी ने दिया था। सटीक जानकारी भी सिर्फ उसी के पास थी। वह ऐसा सैन्य मिशन मिलिट्री सुपरवाइजर को नहीं बता सकती थी, इसलिए जिम्मेदारी उसी पर आती है। उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब उसने खुद कहा है कि वह पूरी जिम्मेदारी लेगी, तो वही करेगी। फायदेमंद नजरिए से देखें तो सिर्फ उसी को दंडित करने से बाकी सभी, जो एम्पायर के स्तंभ हैं, बच जाएंगे। जूजी बहुत शांत लग रही थी, लेकिन सोल इंजीनियर्स कैसे शांत रह सकते थे? उसकी बातें सुनते ही पूरा टेंट अचानक चुप हो गया। उन्हें साफ साफ पता था कि यह जिम्मेदारी कितनी भारी है। होली गोस्ट चर्च पर हमला करना खुले विद्रोह जैसा था, चाहे वजह कितनी भी सही क्यों ना हो। विद्रोह की सजा पूरे खानदान की 9 पीढ़ियों तक खत्म कर देना होती है। हाँ, सबकी जगह दोष खुद पर लेकर जूजी वाकई सारा दंड कम कर रही थी। आखिरकार एम्पायर में उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी। वॉर गॉड एम्प्रेस कभी एक अनाथ लड़की थी जिसे सन मून एम्पायर के एम्परर ने बचाया था। जब एम्परर ने उससे शादी करने का फैसला किया तो बहुत से लोग उसके खिलाफ हो गए थे। बिना किसी बड़े खानदान वाली एम्प्रेस को शाही परिवार में स्वीकार नहीं किया जाता था। अगर क्षुतियनरन सभी विरोधों को अनदेखा करके उसे एम्प्रेस न बनाता तो जूजी कभी एम्प्रेस नहीं बन पाती। लेकिन आज उसी का बिना पृष्ठभूमि वाला होना उनके लिए काम आया, क्योंकि वह अकेली थी। चाहे सजा कितनी भी भारी हो, भुगतना सिर्फ उसे ही पड़ता। लेकिन वह एम्प्रेस थी। वह वॉर गॉड एम्प्रेस थी। भले ही वह शांत दिख रही हो, सोल इंजीनियर्स कैसे शांत रह सकते थे? हम आपके साथ जिम्मेदारी बांटने को तैयार हैं, मार्शल। अगर हमें मरना भी पड़े तो भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। एक सोल इंजीनियर लीजन कमांडर घुटनों पर गिरकर जमीन पर सर झुकाते हुए बोला। यह सम्मान सिर्फ एम्परर को दिया जाता है। एक लीजन कमांडर को 2 घुटनों पर झुकाने की ताकत सिर्फ एम्परर में होती है। पहले एक झुका, फिर दूसरा। थोड़ी ही देर में पूरा टेंट घुटनों पर बैठा हुआ था। जूजी भी घुटनों पर बैठ गई। अब वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसके आंसू अपने आप बहने लगे। साथियों, तुम सबकी एकता के लिए धन्यवाद, लेकिन जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी। एम्पायर तुम सबके बिना नहीं चल सकता। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर तुम सब मानो। सबसे बूढ़े क्लास 9 सोल इंजीनियर ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा कड़ा था, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। योर मैजेस्टी, बताइए, जो भी हमारे वश में होगा हम करेंगे। उसने दिल में तय कर लिया था कि इस वक्त सबसे अच्छा यही है कि जूजी ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, क्योंकि शायद उसी को कम सजा मिलेगी। उसके इतने बड़े योगदानों के बाद मुमकिन है कि उसे मौत की सजा न मिले। लेकिन बाकी लोग, अगर वे दोष लेने जाते तो होली गोस्ट चर्च और सैन्य कानून उन्हें कभी नहीं छोड़ते। जूजी बोली कि तुम सबके भरोसे से वह बिना पछतावे के मर भी सकती है, लेकिन क्राउन प्रिंस अभी बहुत छोटा है। अगर वह मर गई तो आगे चलकर कोई और एम्प्रेस आ जाएगी। वह सिर्फ एक मां होने के नाते उनसे अनुरोध कर रही है, कृपया क्राउन प्रिंस की रक्षा करना और उसे खुशी खुशी बड़ा होने देना। चाहे वह भविष्य में एम्परर बने या न बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह सुरक्षित रहे, यही काफी है। इस समय जूजी बहुत डरी हुई, कमजोर और दुखी लग रही थी, लेकिन इसी ने सभी के दिलों को छू लिया। आयरन ब्लडेड सोल्जर्स भी ऐसे माहौल में खुद को संभाल नहीं पाए। एक और क्लास 9 सोल इंजीनियर अचानक खड़ा हुआ और जूजी को उठाने आया। मार्शल, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप नहीं मरेंगी, कोई नहीं मरेगा।
एम्पायर की 2/3 शक्ति हमारे पास। शट अप, बूढ़े सोल इंजीनियर ने गुस्से में कहा। क्या तुम सचमुच सबकी जान लेना चाहते हो? इसके आगे वे कुछ नहीं बोल सके। जूजी ने खुद को संभाला और सब जनरलों को सांत्वना देकर आराम करने भेज दिया। इस मामले को कैसे सुलझाना है, वह पहले ही तय हो चुका था, लेकिन अब उसे वह सब मिल चुका था जो वह चाहती थी। कभी कभी सैनिकों के दिलों में जगह बनाना सबसे जरूरी होता है। दिल जीतकर ही दुनिया जीती जाती है। इस तरह जूजी ने अपने लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। उधर हुओ युहाओ को इन सब की कोई खबर नहीं थी। वह तो अभी अभी अपनी मंजिल पर पहुंचा था। सामने एक भारी बर्फीला पहाड़ दिखाई दे रहा था, कोहरे से ढका हुआ, लेकिन अब कोहरा उसे रोक नहीं सकता था। चाहे भीतर कितने भी शक्तिशाली सोल बीस्ट्स हों, अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसकी जेंटल स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल गई और उसने हर चीज का एहसास कर लिया। वह एक छाया की तरह चुपचाप क्लियर स्काई पीक पर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर क्लियर स्काई कास्टल वैसा ही खड़ा था जैसा हमेशा रहा था। कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। यह उसका चौथा बार कास्टल आना था। हर बार उसकी भावना अलग थी। पहली बार वह यहां बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। दोनों सेक्ट लीडर्स ने उसे सम्मान दिया था। लेकिन यहीं पर स्नो एम्प्रेस के एम्ब्रियो की वजह से उसने पूरा कास्टल लगभग तोड़ ही दिया था। हुओ युहाओ के लिए सबसे यादगार बात यह थी कि उसके टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ा था। दूसरी बार वह वांग डोंगर को बेहोश हालत में लेकर आया था और उस बार उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। जब वह उस बार गया तब वांग डोंगर अब इस दुनिया में नहीं थी। तीसरी बार वह इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला कि वांग डोंगर वास्तव में जा चुकी है। यह चौथी बार था। लगता था कि हर बार उसके साथ कोई ना कोई दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन टंग वूतोंग को ठीक करना उसकी मजबूरी थी। कासल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने न दस्तक दी, न किसी को बुलाया। बस वहीं घुटनों पर बैठ गया। कुछ देर बाद कासल का दरवाजा खुला और ताइतान बाहर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सीधे उसके पास जाकर उसे एक जोरदार लात मारी। इस लात ने उसे क्लियर स्काई पीक से नीचे तक उड़ा दिया। टाइटान ने बिल्कुल रहम नहीं किया। हुओ युहाओ ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसके दूसरे सोल कोर पर भी बोझ पड़ गया। उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर वही पहले जैसा शांत भाव था। वह फिर पीक पर लौटा और फिर टाइटन के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। टाइटान ठंडे भाव से उसे देख रहे थे। उन्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। उसके हाल से साफ था कि वह यहां टांग वूतोंग के कारण आया है। वेयर इज शी? टाइटान ने पूछा। हुओ युहाओ ने कुछ मंत्र बोले और स्पेक्ट्रल डोर खोला। टांग वूतोंग बाहर आई और टाइटान ने उसे उठाकर कासल के अंदर ले गए। दरवाजा जोर से बंद हो गया और भारी आवाज आई। उसके बाद कोई भी बाहर नहीं आया। हुओ युहाओ भी वहीं घुटनों पर बैठा रहा। उसने न कुछ खाया न पिया। उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से वह महीनों भी ऐसे बैठा रहे तो भी नहीं मरता। उसके जख्म भी ट्विन सोल कोर्स की वजह से धीरे धीरे खुद ही भरते गए। एक दिन में ही वह पूरी तरह ठीक हो गया। उसने कोई दवा भी नहीं ली। वह सही काम कर रहा था और उसे ऐसा करने में सुकून मिल रहा था। इस बार उसका लौटकर जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर टांग वूतोंग का इलाज नहीं हुआ तो वह उसके लिए खुद अपनी जान दे देता। अगर इलाज हो गया तो चाहे उसे मरना पड़े, वह उसे एक बार फिर देखना चाहता था। इसलिए वह यहां घुटनों पर बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित भी कर रहा था और परिणाम का इंतजार भी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीक नहीं छोड़ेगा। या तो टांग वूतोंग ठीक हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए। वह अब दुखी नहीं था, क्योंकि वह टांग वूतोंग को खुद का हिस्सा मान चुका था। वह ठीक होगी तो वह ठीक होगा, और उल्टा भी। जब वह खुद का ही हिस्सा है तो दुख कैसा। 7 दिन और 7 रातें ऐसे ही गुजर गईं। ठंड की वजह से उसके शरीर पर बर्फ जम गई थी। घुटनों पर बैठे हुए भी उसकी सोल पावर शांत रूप से घूम रही थी। उसे लगता था कि ट्विन सोल कोर्स बनने और उस बड़ी लड़ाई के बाद उसका सोल पावर शायद रैंक 94 तक पहुंच चुका था। साधारण टाइटल्ड डुलुओं के लिए रैंक 90 के बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए यह समस्या नहीं थी। ट्विन सोल कोर्स ने उसकी नींव बहुत मजबूत कर दी थी। उसकी प्रगति रुकी ही नहीं थी। एल्डर श्वेन के मुताबिक वह कम से कम रैंक 98 तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाएगा। रैंक 99 कीटू पो उसके लिए जान मौत का सवाल होगा। लेकिन इस समय यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक व्यक्ति था। और 7 दिन बीत गए। अब कुल 14 दिन हो चुके थे।
घुटनों पर बैठे बैठे उसकी दाढ़ी तक निकल आई थी। वह लगभग बर्फ की प्रतिमा जैसा दिखने लगा था। उसका पूरा शरीर मोटी बर्फ से ढक गया था। 15वें दिन कासल का दरवाजा आखिर खुला। ताइतान ही बाहर आए। ताइतान का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्हें देखते ही हुओ युहाओ तुरंत हरकत में आया। उसने सिर उठाया और उसके चेहरे पर जमी बर्फ टूटकर गिर गई। ताइतान ने उसे फिर एक लात मारी, लेकिन इस बार हल्की थी। कम से कम इस बार उसे चोट नहीं लगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।